हे गाइस, चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। काली अधूरी रात में घने जंगल के बीच एक खंडहरनुमा घर के एक कमरे में एक लड़की बुरी तरह से मारी गई थी। उसके शरीर पर अनगिनत जख्म थे। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और एक लड़की बड़े ही शान से अंदर आती है। जमीन पर पड़ी लड़की से कहती है, ओ मेरी प्यारी बहना, क्या हुआ? तुम्हारे अपने ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अपनी खुद की बेटी को छोड़कर मेरे साथ दिया, गोद ली हुई बेटी का साथ दिया। यहाँ तक कि तुम्हारे प्यार ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, जिससे तुमने बचपन से प्यार किया था। मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा प्यार, सब कुछ। और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। तभी जमीन पर पड़ी लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उड़ी और उस लड़की का गला पकड़ लिया। तभी किसी ने उसे छोड़कर दूर धकेल दिया। जब उसने अपना सिर उठाकर देखा, तो उसे दो लड़के नजर आए, जो अपनी धधकती आंखों से उसे घूर रहे थे। उनमें से एक उसका भाई था और दूसरा उसका प्यार। उसने अपने भाई की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन तभी उसके भाई ने आगे बढ़कर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की वजह से वह दूर जाकर गिरी और उसका सिर जमीन से टकराया। उसने आंसू भरी आंखों से अपने सगे भाई को देखा, जो लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। उसका भाई बोला, मुझे भाई मत कहो। मेरी सिर्फ एक बहन है और वह है निसा सिधानिया। तुम हमारे लिए उसी दिन मर गई थी, जब तुमने मेरी बहन की जान लेने की कोशिश की थी। अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर लड़की ने अपने भाई को देखा और मन में सोचा, क्या ये वही भाई है जो बचपन में मुझ पर अपनी जान छिड़कता था, और आज अपनी सगी बहन पर नफरत करके गोद ली हुई बहन को तवज्जो दे रहा है। वो कोई और नहीं, उसका भाई पार्थ सिंघानिया था, और वह लड़की जो उसके सामने खड़ी थी, कभी सिंघानिया परिवार की राजकुमारी जान हुआ करती थी। लेकिन अब वह उनके लिए कोई नहीं रह गई थी, और इसकी वजह सिर्फ निसा थी। उसी निसा को उसने खुद अपने घर लाया था। जब से निसा आई थी, उसका सब कुछ छिन गया। उसे अपने ही परिवार की नजरों में विलेन बना दिया गया। हद तो तब हो गई जब निसा ने उसके प्यार को भी छीन लिया। जब जान होटल से लौटी, तो उससे पता चला कि निसा के साथ उसका वेदू, यानी वेद सूर्यवंशी, जो एशिया का सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि बिजनेस किंग कहलाता था, उसका हो चुका था। जान को वेदू से बचपन से प्यार था, और उससे भरोसा था कि चाहे कोई उस पर विश्वास न करे, लेकिन वेदू हमेशा उस पर विश्वास करेगा कि उसका चरित्र ऐसा नहीं है। पर उसे यकीन नहीं हुआ कि वेदू ने भी उसका साथ छोड़कर निसा पर भरोसा किया। ये सोचकर जान की आंखें ज्वालामुखी की तरह धधक उठी। उसने अपनी लाल आंखों से निसा की तरफ देखा, पास पड़ी बंदूक उठाए और उस पर तानते हुए बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी दूसरे लड़के ने बात की, जो कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार, वेदू, यानी वेद सूर्यवंशी था। वेद बोला, खबरदार, अगर तुमने मेरी होने वाली बीवी को कुछ किया, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम सिंघानिया परिवार की बेटी हो। ये सुनकर श्री उसकी तरफ दर्द भरी मुस्कान के साथ देखती है और बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी और इसे छोड़ दूंगी? वह निसा की तरफ बंदूक तानती ही थी कि उससे पहले दो गन शॉट्स की आवाज आई। उसी के साथ श्री के मुंह से दर्द भरी चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसने उस तरफ देखा जहां से गोली चली थी, एक ओर उसका खुद का भाई खड़ा था और दूसरी ओर उसका प्यार, वेद। एक गोली उसके सीने में लगी थी, जिसे उसके प्यार ने चलाया था, और दूसरी गोली उसके पेट में लगी थी, जिसे उसके भाई ने चलाया था। आज उसके भाई और उसके प्यार ने ही उसे मौत के मुंह में भेज दिया। श्री वहीं जमीन पर गिर पड़ी। अपनी बंद होती आंखों से उसने आखिरी बार अपने भाई और अपने प्यार को देखा। पूरी जान लगाकर दर्द भरी मुस्कान के साथ श्री बोली, जिस भाई के हाथ में मैंने राखी बांधी थी, उसी हाथ ने मुझ पर गोली चला दी। और जिसने मुझे हर मुश्किल से बचाने का वादा किया था, उसने भी मुझ पर गोली चला दी। मेरे अपने ही मुझे पराया कर गए। आखिर में अपनी आंखों में बेपनाह नफरत लाते हुए उसने कहा, आज मेरे दिल में मेरे अपने के लिए सिर्फ नफरत है। अगर मुझे मेरे महादेव ने दूसरा मौका दिया, तो जितनी शिद्दत से प्यार निभाया है, उसी शिद्दत से नफरत निभाऊंगी। श्री की आंखें एक तेज आवाज से खुली, जो एक थप्पड़ की थी। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं, बल्कि उसके पिता ने मारा था। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि वह तो मर गई थी, तो फिर ये सब क्या हो रहा है। उसने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा।
उसे दोनों परिवार मौजूद दिखे, सिंघानिया और सूर्यवंशी, जो गुस्से भरी नजरों से उसे देख रहे थे। सबको देखकर उसे याद आया कि यह वही दिन था जब निसा ने उस पर जान से मारने का आरोप लगाया था, और सभी ने निसा की बातों पर विश्वास किया था। उसके लाख कहने पर भी कि वह निर्दोष है, किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया था, और उसे हॉस्टल भेज दिया गया था। तब वह सिर्फ 12 साल की थी। हॉस्टल जाने के बाद 11 साल तक वह अकेली रही, यहां तक कि इन 11 सालों में कोई उससे मिलने भी नहीं आया। सिर्फ उसके दादा दादी ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। वह अपने विचारों में गुम थी, तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। अमर सिंघानिया उसे डांटते हुए कह रहे थे, तुम जैसी मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, जो अपनी बहन को मारने की कोशिश करे। तभी उन्होंने निसा को गले लगाया। शीतल सिंघानिया, जो श्री की अपनी मां थी, लेकिन नाम के लिए ही। असल में वह अपनी गोद ली हुई बेटी निसा पर ज्यादा विश्वास करती थी। शीतल ने गुस्से से श्री की ओर देखते हुए कहा, तुम पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? ये सुनते ही श्री जोर से चीख पड़ी, बस। उसकी चीख सुनकर सब उसे एकटक देखने लगे। पार्थ और वेद भी वहीं मौजूद थे, और दोनों श्री की इस चीख से बिना किसी भाव के उसकी तरफ देख रहे थे। श्री आज बदली बदली सी लग रही थी। तभी सबने श्री की आवाज सुनी, जो कह रही थी, क्या कहा आपने? कि मैं पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? चलो, आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। ये कहते हुए श्री आगे आए और अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे मंदिर की तरफ ले जाने लगी। सभी उसके पीछे पीछे चलने लगे। श्री सीधे मंदिर में गई, अपनी माँ का हाथ छोड़कर भगवान शिव के कलश को उठा लिया, और उस कलश का जल अपने सिर पर डालते हुए बोली, मैं श्री सिंघानिया अपना अंतिम संस्कार करती हूँ। आज और अभी से मैं सिंघानिया परिवार से सारे रिश्तों का भी अंतिम संस्कार करती हूँ। अब से मैं सिर्फ श्री हूँ। वहीं मौजूद दोनों परिवार श्री की इस बात से हैरान थे। पार्थ और वेद भी हैरान थे। वेद के दिल में इस बात से गहरा दर्द हुआ, जैसे कोई उसकी धड़कन छीन रहा हो। सबसे बड़ा झटका तो अमर जी और शीतल जी को लगा, जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी बेटी अब उनसे सारे रिश्ते खत्म कर चुकी है। URL। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए।